हाँ जी। गुड मॉर्निंग मानसी। तो जो आप अगर मार्केट्स को देखेंगे, ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो मार्केट्स की नेचर है और चलती रहेगी। लेकिन मार्केट का मूड हमें जो इंडिकेट होता है टिकर से, वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट का मूड पॉजिटिव है और तेजी का है। ऑफ कोर्स कुछ एक सेक्टर, कुछ एक सेगमेंट्स, उनमें वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। ओवरऑल मार्केट में भी न्यूज रिलेटेड जो उतार चढ़ाव है वो चलता रहेगा। लेकिन कोई इन्वेस्टर अगर 3-5 साल के लिए इस मार्केट में पैसा डाल रहा है, तो एक तो वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं, और दूसरी चीज हमें मैक्रो भी इंप्रूविंग मिल रहा है। जहां हमें अनसर्टेनिटी थी इस मार्केट में ऑयल प्राइसेस की, एफआईआई आउटफ्लोज की, और तेजी से बढ़ते एफआईआई आउटफ्लोज की, उसके साथ ही अर्निंग्स ग्रोथ की जो हमें एक अनसर्टेनिटी थी, ये सब अनसर्टेनिटीज धीरे धीरे कम होती हमें नजर आएंगी। और मैक्रो पॉजिटिव होने से इस मार्केट का रुख ऊपर की तरफ का ही रहेगा, ऐसा हमें लग रहा है। जैसा आज मार्केट का मतलब प्राइस एक्शन से हमें ऐसा दिखता है। तो हम इस मार्केट में पॉजिटिव हैं, और हम आपके निवेशकों को भी यही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ना करें, ना ही शॉर्ट टर्म की वजह से, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी की वजह से नर्वस होएं। इंडिया मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग है, और निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए, इस मार्केट में पैसा बनेगा। एब्सोल्युटली। मूविंग अहेड, लंबी अवधि के लिए अंडरटोन बुलिश नजर आ रहा है और पैसे बनेंगे, ये बात तो है। लेकिन यहां से आगे अगला बड़ा ट्रिगर अर्निंग्स भी है, और किक स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे अर्निंग्स सीजन विथ आईटी मेजर अर्निंग्स एंड रिजल्ट्स। कैसे देख रहे हैं Q1 में अर्निंग्स पिक्चर को आप, और कौन से सेक्टर्स आपके फोकस रेडार पर नतीजों के लिहाज से होंगे, अंशुल जी? मानसी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं काफी सारी फाइनेंशियल कंपनी से मिला था, और एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर वो कंपनीज आई थी और मैं भी मिला था। तो जो सब लोग एक सवाल इन कंपनी से पूछ रहे थे, वो यही था कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते, और जो फाइनेंशियल सेक्टर में वैसे भी एक हेडविंड लोगों को नजर आती थी, उस वजह से अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। और बाय एंड लार्ज जिन कंपनी से मैं मिला, सबने यही जवाब दिया कि अर्निंग्स पे मिडिल ईस्ट क्राइसिस का कोई खास इम्पैक्ट होता नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी रोबस्ट दिख रहा है, उनका डिमांड पैटर्न काफी स्ट्रांग है। और जब मैं उन कंपनीज की बैलेंस शीट निकाल के देखता हूं, तो मुझे ये दिखता है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी भी इन कंपनीज के लिए काफी स्ट्रांग है, और इस वजह से ग्रोथ फाइनेंशियल कंपनीज में स्ट्रांग रहने वाला है। अगर इसी चीज को हम सेक्टर बाय सेक्टर देखें, और काफी एनेक्डोटल कंपनी से बात करके हमें जो नजर आता है, हमें ऐसा लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से ट्रेजेक्टरी ऊपर की रहने वाली है। पिछले साल में कुछ एक थोड़ा वीकनेस था मार्केट में, हम जहां हम 14-15% का अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 4-5 साल में देख रहे थे। पिछले साल में, दैट इज 2025 में, हमें ऐसा दिखा कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा डिसेलरेट होके सिंगल डिजिट पे आ गया था। वो हमें अब वापस एक्सेलरेट होता दिख रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, और ये बात इनफैक्ट नतीजों के साथ साथ देखनी भी होगी, क्योंकि कई सारे थीम्स इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो इन दिनों नजर आ रही है अंशुल जी, वो है एफआईआईज का कमबैक। अभी इसे कमबैक या एब्सोल्यूट कमबैक कहना चाहिए या नहीं, ये आप अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस से हमें बताएं। बट एफआईआईज की तरफ से पिछले 3-4 सेशंस में खरीदारी हम देख रहे हैं, और वो भी जब हम यूएस, ईरान और ग्लोबल फ्रंट पर ढेर सारे कंसर्न्स एंड चैलेंजेस देख रहे हैं, बावजूद इसके, और बाजार में जब उन कंसर्न्स का असर भी टुवर्ड्स डाउनसाइड दिखता है, एफआईआईज आर स्टिल डूइंग द बाइंग। एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशनिंग, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों पर आप क्या कहेंगे? पिछले कुछ 18 महीने से एफआईआईज का जो सेलिंग है वो काफी तेजी से बढ़ा था,
और इंडिया के अंदर जहां FIIs का एक टाइम पे 24% का निवेश था, मतलब इंडियन मार्केट्स की ओनरशिप FIIs की 24% थी, वो अब कुछ 14-15% पे नीचे आके रह गई है। तो FIIs ने काफी अग्रेसिवली बेचा है और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत तेजी से खरीदा है। अब इतना लो लेवल ओनरशिप FIIs का पिछले 20 साल में मुझे नहीं याद कि कभी रहा है, और इसके नीचे जाना काफी मुश्किल लगता है। अब यहां से FIIs का या तो स्टेबिलिटी आएगी इन ओनरशिप, या फिर वो इस मार्केट में खरीदना चालू करेंगे। और अगर आप FIIs का रुख भी देखें, जिस समय वो बेच रहे थे उस समय इंडिया का मैक्रो काफी स्ट्रांग था, और उस मैक्रो पे भी वो लोग बेच रहे थे क्योंकि वैल्यूएशंस इंडिया की स्ट्रेच थी। आज जब वैल्यूएशंस इंडिया की रीजनेबल हो गई हैं, आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूं, इंडियन मार्केट एक टाइम पे कुछ 75-80% प्रीमियम पे चलती थी इमर्जिंग मार्केट पैक के, जो प्रीमियम आज गिर के कुछ 17% का रह गया है। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स चल गई हैं, इंडिया नीचे आई है इंडियन मार्केट। तो इंडियन वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं, हमारी करेंसी भी काफी डेप्रिशिएट हो गई है। ये जो मिक्स है ये FIIs के लिए काफी अट्रैक्टिव मिक्स है, और हमें दिखता है कि इस मिक्स को देखते हुए FIIs इंडिया में अपना रुख पॉजिटिव वापस करेंगे। बिल्कुल अंशुल जी, इन सब के साथ साथ कमोडिटी मार्केट में खास तौर से एनर्जी पैक में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी खास फोकस, क्योंकि इकोनॉमी की तर्ज पर कच्चे तेल की चाल का बढ़ना या घटना काफी हद तक इम्पैक्ट डाल जाता है। US और ईरान के बीच जब तनाव की स्थिति की खबर और न्यूज आना शुरू हुई, उसके ठीक बाद कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल हमने देखा, और एट दिस पॉइंट इन टाइम भी अगर हम देखें क्रूड में हम देख रहे हैं लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड अराउंड $78-79 अ बैरल। अगर स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कंसर्न्स की खबरें अगर आती हैं, तो फिर कच्चे तेल की चाल कहां तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है? इसमें मानसी ये कहना कि किधर तक ऊपर जाएगा वो बहुत मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम उस चीज को साइड पे रख के पूरी सिचुएशन को देखें तो इंडिया ने अपना जो ऑयल डिमांड है उसको बहुत अच्छे से सप्लाई के थ्रू मैच किया है। जहां हम कुछ मेरा ख्याल 30 कंट्रीज से 30 कंट्रीज से ऑयल अपना लेते थे इस क्राइसिस से पहले, वो बास्केट हमने एक्सपैंड करके कुछ 44 कंपनीज तक उस बैलेंस को बढ़ाया है, और हमारी सप्लाई में कोई कटौती नहीं हुई। ये एक रिमार्केबल चीज है। दुनिया में आप बहुत कंट्रीज आपने सुना होगा जहां पे सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ ये एक खतरे की घंटी थी जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सुन ली, क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि कल को अगर ये वापस होता है तो हमें फिर से प्रॉब्लम होगी, हमें अपना वॉर फुटिंग पे वापस काम करना पड़ेगा। और उस चीज से बचने के लिए हमें ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही ऑयल सप्लाईज को बढ़ाने के लिए, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काफी काम करेगी, काफी तेजी से काम करेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर पे दिखेगा। तो कुछ कंपनीज इंडिया में जो कि ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हैं, उनको डिमांड टेलविंड्स आगे चल के दिखेंगी। तो बाय एंड लार्ज ये ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, और हमें दिखता है कि इस स्पेस में टेलविंड्स रहेंगे आगे चल के। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू।